एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त कांति जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे बीमास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो सोलर पावर्ड हाई एल्टीट्यूड स्वीडो सैटेलाइट्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। असल में भारत के साथ या भारत सरकार के साथ इसका कोलैबोरेशन है, जो कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव जो था उसके तहत इनको मौका दिया गया था और इनके द्वारा काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ भारत के लिए डेवलप की जा रही है और इसमें भी भारत की सरकार के द्वारा 70% इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जो खर्चा होगा वो दिया जाएगा। तो इसके तहत ही इसको बनाया जा रहा है और इसका पहला ट्रायल किया गया और पहला ट्रायल इतना बेहतरीन था कि ये जो स्वीडो सैटेलाइट है वो 21 घंटों तक सोलर पावर पर चलती रही। असल में इस जो प्रोजेक्ट को पूरा बनाया जा रहा है, इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि सोलर पावर पे 48 घंटे तक ये चलना चाहिए। दिन में ये सोलर पावर पे चलेगा और उससे जो बैटरी चार्ज होंगी उसके बाद ये रात में उससे चलेगा और ये हर दिन होता रहेगा और ये काफ़ी लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहेगा और 65,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ सकता होगा, जबकि जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं वो 30-40 हज़ार फीट की ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं और उनसे ऊपर ये रहेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में रहेगा, वहां से ही ये पूरा सर्वेलांस करेगा। पर 48 घंटों का इसलिए इसमें मापदंड रखा गया है कि मान लो सूर्य निकले ही ना तो भी ये 2 दिनों तक सोलर पावर पर चलता रहे। अभी ये 21 घंटों तक चल सका है। इसका जो अभी का ट्रायल था वो विंटर सोल्स्टिस में किया गया, यानी कि 21 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर के बीच में, जिसमें कि दिन सबसे छोटे होते हैं, सूर्य सबसे कम निकला हुआ होता है। अब इसका जो अगला ट्रायल किया जाएगा वो जून 21 में किया जाएगा, जो कि समर सोल्स्टिस कहलाता है। उस समय उत्तरायण कहा जाता है, अभी ये दक्षिणायन होगा। तो तब ये माना जा रहा है कि सूर्य सबसे ज्यादा चमकेगा, दिन सबसे बड़ा होगा और इसका एंडोरेंस भी बढ़ जाएगा। खैर, ये प्रोजेक्ट अभी धीरे धीरे कंप्लीट होने की कगार पर आ चुका है और इस प्रकार के जो स्वीडो सैटेलाइट हैं वो भारत को बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। कभी भी किसी भी युद्ध के सिनारियो में एक नया सैटेलाइट लॉन्च करना बहुत भारी और लंबा समय ले सकता है, पर इस प्रकार के स्वीडो सैटेलाइट जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं हमारी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और वही इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स इसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक और अपना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और जल्द ही ये कंप्लीट भी हो जाएगा। और इसके कंप्लीट होते ही भारत ऐसे जैसे कि लद्दाख एरिया में नज़र रखने के लिए, साथ ही साथ कम्युनिकेशन के लिए इन स्वीडो सैटेलाइट्स या आप कह सकते हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे। तो एक बहुत बेहतरीन खबर इसको माना जा सकता है। अगर ड्रोन्स के इंडक्शन की बात ही चली है तो इंडियन नेवी के द्वारा अपने वॉरशिप के लिए एक नया कैमकॉप्टर इंडक्ट कर लिया गया है, या आप कह सकते हैं कि शिप बॉर्न एक कॉप्टर जो कि अनमैन कॉप्टर होने वाला है उसको इंडक्ट कर लिया गया है। उससे पहले कुछ विंटर प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। ये ग्लव्स हमारे आए हैं, ये शमाग हमारा आया है, आपको बहुत ही सस्ते रेट पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप करिए जिनको भी ये लेना है या इच्छुक हैं। इसके अलावा मर्चेंडाइज का हमारा एक ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर हम ऑफर्स भी डालते रहते हैं, नए प्रोडक्ट्स भी डालते रहते हैं। तो जो कैम कॉप्टर या आप कह सकते हैं कि शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर है अनमैन वाला, उसको सेसबेल S100 कहा जा रहा है और ये भारत की कंपनी वैम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और सेसबेल दोनों ही आपस में कोलैबोरेशन किए हुए हैं और भारत के अंदर इस कैमकॉप्टर को इंडियन नेवी का जो टेंडर निकला हुआ था उसमें संयुक्त तौर पे इस टेंडर में भाग लिए हुए थे। S100 इसका नाम है और 40 की संख्या में इस प्रकार के ड्रोन हैं वो इंडियन नेवी के द्वारा इंडक्ट किए जाने हैं। इसका कॉन्ट्रैक्ट निकला हुआ था और इसका पहला कैमकॉप्टर ऑलरेडी अब इंडक्ट कर लिया गया है और इसका ट्रायल भी कर दिया गया है। इसका जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था वो 28 जून 2022 में निकला था और 1-1.5 साल के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा फाइनल कर लिया गया। नेवी में इस प्रकार की तेजी देखने को मिलती है कि कोई भी चीज़ उनको अगर चाहिए तो वो जल्द से जल्द इसको इंडक्ट कर लेते हैं, बहुत लंबे लंबे ट्रायल नहीं करते हैं। और इंडियन नेवी ही ऐसी भारतीय सेना की विंग है जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिजिनस चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर वॉरशिप की बात कर ले, वॉरशिप में लगने वाले रडार्स की बात कर ले, वॉरशिप में लगने वाले हथियारों की बात कर ले। आपका इंडियन नेवी के लिए क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंडियन नेवी की बात करें तो भारत के तट से पोरबंदर कोस्ट से लगभग 217 नॉटिकल माइल्स पर एक मर्चेंट शिप था, उसको अटैक किया गया है। अनमैन्ड ड्रोन्स के द्वारा उस पर अटैक किया गया है। इस अटैक से इस शिप में सवार लोगों पर कोई नुकसान नहीं हुआ, पर शिप के प्रपल्जन सिस्टम या शिप के आगे गति करने पे दिक्कत आ गई है, जिसके लिए हमारे कोस्ट गार्ड के शिप इसकी तरफ मूव कर चुके हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का ICGS विक्रम इसकी तरफ बढ़ रहा है, जो कि पोरबंदर से 217 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। इसके अलावा इंडियन नेवी का जो वॉरशिप यहाँ पर घूम रहा था उसको भी इसकी तरफ रवाना कर दिया गया है। ये जो शिप है मर्चेंट शिप है, इसका नाम MV
कैंप प्लूटो है। और अरेबियन सी में जब ये भारत के तट की तरफ बढ़ रहा था तब इस पे ड्रोन अटैक किया गया है। इस पे 20 भारतीय भी सवार हैं। खास बात यह है कि ये इजराइल एफिलिएटेड मर्चेंट शिप है और इसीलिए इस पर अटैक किया गया है ऐसा माना जा रहा है। और ये भारत के मैंगलोर पोर्ट की तरफ जा रहा था, सऊदी अरेबिया से ये निकला था। ये क्रूड ऑयल का एक वेसल है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पे अटैक किसने किया होगा। अगर आपको जानकारी है कि अभी सिनेरियो क्या चल रहा है इजराइल में, तो आपको ये पता होगा कि ये ड्रोन का अटैक किस देश के द्वारा करवाया जा सकता है, जो कि अरेबियन सी के पास में भी है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने तो ये अटैक नहीं करवाया होगा। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में किसके द्वारा ये अटैक करवाया जा सकता है। बात कर लेते हैं नगर्नो कराबख की, जिसमें कि 2020 में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें कि अजरबैजान की जीत हुई थी और यहाँ पर जो अर्मेनियन सेपरेटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक पूरा देश बना रखा था इसको, वो भाग खड़े हुए थे यहाँ से और अर्मेनिया का यहाँ से दावा हट गया था, या आप कह सकते हैं दावा अभी भी है, पर यहाँ पर अजरबैजान की जीत हुई थी। उसके बाद अर्मेनिया भारत की तरफ मुड़ा था और काफ़ी हथियार अब भारत की तरफ से अर्मेनिया को दिया जा रहा है। ये माना जा रहा था कि नगर्नो कराबख का जो पूरा डिसोल्यूशन है वो सेपरेटिस्ट उनके नेता के द्वारा मान लिया गया था और 1 जनवरी 2024 तक वहाँ पर जितने भी सेपरेटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको हटाना था। यानी कि जितना भी ये अर्मेनियन सेपरेटिस्ट वहाँ पर पूरा माहौल बनाया हुआ था वो सबको ख़त्म करना था, जिसके लिए वो एग्री भी हो गए थे। इनका जो वहाँ पर प्रेसिडेंट था उसके द्वारा इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए थे। अब इसी प्रेसिडेंट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई हम किसी पेपर पे हस्ताक्षर नहीं किए हुए हैं और किसी भी रेजोल्यूशन को नहीं माना जा सकता है हमारी तरफ से, और ये 1 जनवरी 2024 की जो डेट रखी गई है इसको अब हम नहीं मान रहे हैं। जिससे कि ये क्लियर हो रहा है कि नगर्नो कराबख में फिर से हमें युद्ध देखने को मिल सकता है। अभी नहीं, 1-2 सालों में जब अर्मेनिया पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, भारत उसको पूरी तरह से तैयार कर देगा, इसके अलावा फ्रांस भी उनकी मदद कर रहा है, तब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर युद्ध हो सकता है। और भारत के लिए युद्ध बहुत ज़रूरी है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि भाई देश में कहीं युद्ध ना हो, ये ना हो, वो ना हो, पर अब वो ऐसा माहौल रहा नहीं है। अब हथियार बेच के ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। भारत के हथियार अर्मेनिया के द्वारा खरीदे जा रहे हैं। अर्मेनिया को भारत को और अच्छे हथियार देने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जहां अजरबैजान का साथ देता है वहीं भारत अर्मेनिया का साथ देता है। और इनडायरेक्टली हम अगर पाकिस्तान से जीतना चाहते हैं, पाकिस्तान को बैकफुट पे डालना चाहते हैं, तो उनके किसी भी दोस्त को, अपने किसी भी दोस्त से युद्ध में जीतने हमें नहीं देना चाहिए। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में जो पुंछ में अटैक हुआ था, घातक अटैक हुआ था, उसमें यह भी पाया जा रहा है कि मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में 3 सिविलियंस की भी वहां पर आसपास में मृत्यु हुई है। अभी पूरी तरह से एक गुत्थी हो गई जिसको कि सुलझाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्या आतंकवादियों के द्वारा अपने जो सबूत हैं उसको मिटाया जा रहा था? क्या जिन लोगों ने इन आतंकवादियों की हेल्प करी थी उनको ही मार गिराया गया? हालांकि भारत सरकार ने, या आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इन सिविलियंस की मृत्यु पे कंपनसेशन की बात करी है। तो क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? ये वो सिविलियन थे जो हमारे जवानों की सुरक्षा कर रहे थे, या ये वो सिविलियंस थे जो टेररिस्ट लोगों की हेल्प कर रहे थे? आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन के बाद तो पता चलेगा ही, पर आप भी कमेंट बॉक्स में कुछ गेसिंग कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको एक बार हमसे जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।